हेलो एवरीवन, दिस इज मोहन एंड यू आर वाचिंग ऑनलाइन प्रेप। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी क्लासेस कंप्लीट वॉच करते होंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लर्निंग, जिसको हिंदी में सीखना कहते हैं। और हिंदी में इसके लिए एक और टर्म है जिसका नाम है अधिगम। तो ये आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ये दोनों टर्म हम लोग यूज करेंगे। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लर्निंग, यानी इसका अर्थ क्या है, डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन को हम लोग बहुत ही शॉर्ट में देख लेंगे। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमेशा आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन इससे बनते हैं, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। उसके बाद हम लोग देखेंगे मोड एंड इफेक्टिव मेथड ऑफ लर्निंग। उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। आफ्टर दैट हम लोग देखेंगे लास्ट में ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ये सारे टॉपिक जो है ये आपके कोर्स के अकॉर्डिंग, आपके एंट्रेंस एग्जाम के अकॉर्डिंग काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी लोग इसको इन तक जरूर देखें और समझते चलें। सबसे पहले हम लोग देखते हैं लर्निंग। इट मींस, अगर इंग्लिश में बात करें तो टू लर्न। अगर मैं आपसे कहूं लर्निंग क्या है तो कहोगे सर जो हम लोग अभी कर रहे हैं वो भी एक तरीके की लर्निंग है। इसको हिंदी में, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, अधिगम भी कहते हैं, सीखना भी कहते हैं। लेकिन अगर इसकी मीनिंग की बात करें, अगर आपको इसको डिफाइन करना हो, इसकी मीनिंग को बताना हो, तो आप एक्सप्लेन भी करना हो, तो आप कैसे कर पाएंगे? आप कहेंगे टू एक्वायर न्यू नॉलेज इज कॉल्ड लर्निंग। जो नई नॉलेज को हम लोग एक्वायर करते हैं, सीखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, वो सब लर्निंग है। तो लर्निंग की कई डेफिनेशन हो जाएंगी, कुछ एक जनरल फॉर्म में, कुछ साइकोलॉजिकल टर्म में, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, कुछ अलग अलग फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव से भी डेफिनेशन है। बट हमें ज्यादा डीप में नहीं जाना है, बस हमें बेसिक समझते चलना है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट नॉलेज। अगर आपको अगर सिंपली डिफाइन करना हो या सिंपली उसका मीन बताना हो, तो आप कह सकते हैं कि लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, एटीट्यूड्स, एप्टीट्यूड, वैल्यूज एंड स्किल, या कुछ भी, या सिर्फ नॉलेज भी कह देंगे, काम चल जाएगा। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ डैश, ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें नॉलेज है, और भी अलग अलग ऑप्शन हो सकते हैं। तो आप देखिए, अगर हम किसी नई नॉलेज को एक्वायर करते हैं, जैसे आप अगर आज लर्निंग को पढ़ेंगे, तो ये आपके लिए एक न्यू नॉलेज होगी लर्निंग के रिगार्डिंग। अगर कोई नई हैबिट सीखते हैं, वे ऑफ टीचिंग सीखते हैं, टीचिंग स्टाइल सीखते हैं, वो भी लर्निंग है। अगर कोई एटीट्यूड सीखते हैं कि किस तरीके से सोचा जाए, किस तरीके से अपने पॉइंट ऑफ व्यू में चेंजेस लाया जाए, तो वो एटीट्यूड है। वैल्यूज, नई वैल्यू, सोसाइटी के वैल्यूज को एक्वायर जब हम करते हैं, और कोई नई स्किल सीखते हैं, तो ये सब क्या है? ये लर्निंग है। अगर हिंदी में यही बात करें, तो नए ज्ञान को अर्जित करना तथा विभिन्न प्रकार के एकत्रित ज्ञान, व्यवहार, कौशलों और मूल्यों तथा जानकारियों को संश्लेषित करना अधिगम या सीखना कहलाता है। मतलब इसमें सारी चीजें आ जाएंगी जिसका हम लोग एक्विजिशन करते हैं, जिसको हम ग्रहण करते हैं। ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं एक और सिंपल मीनिंग है अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। वो है द मीनिंग ऑफ लर्निंग इज द चेंज इन द बिहेवियर ऑफ पर्सन थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। इट मीन्स अधिगम का अर्थ है अनुभव व प्रशिक्षण द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन। ये टर्म बार बार आपके एग्जाम में आता है, बार बार आप लोग पढ़ेंगे भी। व्यवहार में परिवर्तन मैं आप लोगों को शॉर्ट में पहले भी बताया हूं। व्यवहार में परिवर्तन का मतलब है हमारे सोचने में परिवर्तन, हमारे व्यवहार में अगर परिवर्तन को अगर आप सिंपली किसी एक एग्जाम्पल से समझना चाहते हैं, वो ये एग्जाम्पल है, आप सभी लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये बच्चा इस कैंडल के पास, यहाँ पे ये इसका हाथ है, ऐसे आप समझ लेंगे, यही एक पिक्चर अवेलेबल हो पाई इससे कि आपको मैं समझा पाऊं। अगर इस बच्चे को हम नहीं छोड़ते हैं, तो ये बार बार उस कैंडल के पास जाएगा, और हमें तो पता होगा, हम उसको रोकेंगे भी। एक टाइम ऐसा आएगा कि हम इसको नहीं रोकेंगे, और इस कैंडल के पास जाएगा और अपना हाथ टच करेगा, जो ये जलती हुई कैंडल है, तो इसका हाथ जल जाएगा। जब एक बार इसका हाथ जल जाएगा फर्स्ट टाइम, तो क्या लगता है आपको कि ये दूसरी बार जाकर उसको टच करेगा? नहीं, क्योंकि ये सीख गया है कि उस जलती हुई चीज पे हाथ रखने से पेन होगा, या जल जाएगा, या दुख होगा, या हर्ट होगा, कुछ इस सेंस में। तो अब वो दोबारा उसको टच नहीं करेगा, उसको टच करने से बचेगा। तो अब क्या हुआ, जब ये सेकेंड अटेम्प्ट में अगर हम उसको ले जाके वहीं रख देंगे, उसके सामने फिर से कैंडल जला देंगे, तो वो बच्चा उसको टच नहीं करेगा। तो क्या हो गया, ये उसके बिहेवियर में चेंज आ गया। तो ये क्या कहलाएगा? ये लर्निंग कहलाएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। ये आप ध्यान रखिएगा। और ये किसी भी एक्सपीरियंस के थ्रू भी हो सकता है, ट्रेनिंग के थ्रू भी हो सकता है। जैसे आप ट्रेन कराते कराते हम बिहेवियर में चेंज करा देते हैं। जैसे सर्कस आप देखे होंगे, जो एनिमल्स होते हैं, वो जो उनका मास्टर होता है उसके कहने पे उछलते हैं, कूदते हैं, जो भी
एक्ट कराना चाहते हैं वो करते हैं। वो जो उनके बिहेवियर में सडन चेंज आता है, वो ट्रेनिंग के थ्रू आता है। एक्सपीरियंस में दो टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट। जब हम एक्सपीरियंस करते हैं किसी चीज को तो वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस है। इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि किसी की सुनी हुई बात को हम समझें, कि जैसे अगर मैं कहूं कि आप जलते हुए कैंडल पे हाथ नहीं रखना, आप उस चीज को फॉलो कर रहे हो, तो वो आपके लिए इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं बताऊंगा कि आपका हाथ जल सकता है। तो ये छोटी सी आप स्टोरीज को समझ सकते हैं, एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जिससे कि हम लोग लर्निंग की बात करते हैं। इस इमेज को देखकर आपके मन में अगर कुछ चल रहा होगा तो वो आगे क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग और देखते हैं इसकी डेफिनेशन में। पहले एग्जाम में आपके डेफिनेशन से क्वेश्चन आते थे, लेकिन रिसेंटली देखा गया है कि अब डेफिनेशन से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन आप इसको समझ सकते हैं। वुडवर्थ की डेफिनेशन है कि द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्सेज इज द प्रोसेसिंग ऑफ लर्निंग। इन्होंने लर्निंग को एक प्रोसेस माना है जो कि हमेशा चलता रहता है। लर्निंग में, जैसे मैंने आपको बताया था, लर्निंग एक प्रोसेस है जिसमें एक हो सकता है कि वो एक तो सेल्फ भी हो सकती है, सेल्फ लर्निंग, और दूसरा जो हम लोग बात करते हैं वो बेसिकली बात करते हैं टीचर, स्टूडेंट और उसके कंटेंट को या सिलेबस, या ये हमने जो ट्राइपोलर की बात की थी। तो ये एक प्रोसेस है जिसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूं। वहीं गेट्स कहते हैं लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। सेम वही बात जो हमने ऊपर देखी, वही एग्जाम्पल हमने देखा। गेट्स ने कहा है कि अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार का परिवर्तन अधिगम है। यानी लर्निंग क्या है कि जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं या ट्रेनिंग के थ्रू जो भी हमारे बिहेवियर में चेंजेस आ रहा है, बिहेवियर का मतलब सिर्फ फिजिकल बिहेवियर नहीं, मेंटल बिहेवियर, हमारे थिंकिंग में चेंजेस भी, वो लर्निंग कहलाएगा। वहीं हेनरी स्मिथ की एक डेफिनेशन है, आप इसको देख सकते हैं। ये कहते हैं लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ न्यू बिहेवियर और स्ट्रेंथिंग और वीकनिंग ऑफ द ओल्ड बिहेवियर एज द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। जब हम एक्सपीरियंस करके नए नए बिहेवियर्स, नए नए चीजों को एक्वायर करते हैं तो वो भी लर्निंग है। लर्निंग में हम बहुत सारी चीजें भूल भी जाते हैं। नई नई चीजें जब एक्वायर करते हैं तो हमारे बहुत सारे ऐसी चीजें जो हम, जैसे आप मान लीजिए कोई गेम, जैसे टेबल टेनिस आप जानते हैं खेलना, अब लॉन्ग टाइम तक आप उस गेम से दूर रहेंगे, कोई और गेम आप खेलने लगे, मान लीजिए आप फिर बैडमिंटन खेलने लगे। अब क्या होगा, टेबल टेनिस आप खेलना धीरे धीरे आप भूलने लगोगे, धीरे धीरे वो हैबिट या वो बिहेवियर आपसे हटने लगेगा। तो वो भी लर्निंग ही है, क्योंकि नए चीजें एक्वायर होती हैं तो पुरानी चीजें जो हैं वो वीक होने लगती हैं, उनका जो बॉन्ड होता है। ऐसे ये काफ़ी डिटेल में है, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, नहीं तो क्लास बहुत ही लंबी हो जाएगी। आप लोग ये ऑलरेडी, जब आप लोग बीएड, एमएड या इंटीग्रेटेड बीएड, एमएड करोगे या कोई भी टीचिंग कोर्स करोगे तो वहाँ ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। इसलिए हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ बेसिक चीज़ों को देखते चल रहे हैं। लर्निंग इज़ एनी चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर, जैसा कि गिलफोर्ड ने भी वही कहा है, चेंजिंग इन बिहेवियर। क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन है लर्निंग इज़ द एक्विजिशन ऑफ हैबिट, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स, जिसकी बात हम लोगों ने ऊपर ऑलरेडी कर ली है। अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, जो कि आपके एग्जाम में वन लाइनर क्वेश्चन में हमेशा देखने को मिलता है। फर्स्ट है, आप इसमें देख सकते हैं, हम लोग बात करेंगे कि नेचर क्या है लर्निंग का। तो लर्निंग इज ए चेंज इन बिहेवियर, जिसके बारे में हमने देखा इस एग्जाम्पल के थ्रू कि लर्निंग जो है हमारे बिहेवियर में चेंज लाती है, या चेंज लर्निंग के थ्रू ही आती है। आगे हम लोग देखेंगे कि लर्निंग कितने मोड में होती है, कि कैसे कैसे लर्न हम करते हैं चीज़ों को। लेकिन सिंपली आपको ये जानना है, बिकॉज आप जब फ्यूचर में टीचर बनेंगे या जब आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है, यही देखने के लिए टेस्ट होता है सिंपली, कि आप टीचिंग को कितने बेहतर ढंग से जानते हैं और उस प्रोसेस को कितने बेहतर ढंग से जानते हैं कि आप बच्चों को पढ़ा पाएं। सिंपल मीन है इसका। नेक्स्ट देखिए, एक्वायर्ड बिहेवियर इज रिलेटिवली परमानेंट इन नेचर। जो एक्वायर्ड बिहेवियर होता है वो रिलेटिवली क्या होता है, परमानेंट इन नेचर होता है। मतलब कोई चीज अगर हम सीखते हैं तो वो कंप्लीटली परमानेंट नहीं होता है। अगर कंप्लीटली परमानेंट होता तो हम लोग क्लास 6 की चीजें सब कुछ याद होती, लेकिन ये होता है रिलेटिवली। यहाँ पे वर्ड इसलिए यूज हुआ है कि हम उसको जितना प्रैक्टिस में लाएंगे वो उतना परमानेंट नेचर की ओर बढ़ता जाएगा। बिल्कुल परमानेंट नहीं होगा। जैसे मैथ्स हम लोग जब पढ़ते हैं तो याद रहती है, आफ्टर दैट कुछ समय बाद वो भूलने लगती है, या चीज़ें, या वो हमारी स्पीड कम होने लगती है, वो इसलिए होता है। लेकिन जो लर्निंग होती है, जो एक्वायर्ड बिहेवियर्स होते हैं, जैसे अगर आप कोई नई चीज़, फॉर एग्जांपल बाइक चलाना सीख रहे हो और आप लॉन्ग टाइम तक बाइक अगर नहीं चलाओगे तो आपको गियर चेंज करने में, एक्सीलेटर में वो थोड़ा सा आपको ऐसा फील होगा, मिस एडजस्टमेंट टाइप का। तो इसका मीन ये है।
नेक्स्ट है कि लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर विच कंटिन्यूज थ्रू आउट थ्रू लाइफ। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे हो जाएगा टिल। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि लर्निंग जो है वो हमारे बर्थ से लेकर हमारे डेथ तक चलती है। मतलब ये लंबे समय तक चलने वाली चीज है और इसमें इसी के थ्रू हमारे बिहेवियर में मॉडिफिकेशन होते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं। आप कहोगे कैसे? आप सिंपली समझ सकते हो कि जब आप क्लास 6 में थे तो कैसा सोचते थे, आज आप ग्रेजुएशन हो गए हो, बीए, बीएससी, बीकॉम या आपने कोई भी ऐसी डिग्री कर ली है, या आप जिस भी एज में हो प्रेजेंट टाइम में, उसमें आप किस तरीके से सोच पा रहे हो। तो ये सब क्या है? ये लर्निंग के ही वजह से हुआ है। लर्निंग इज ए यूनिवर्सल प्रोसेस, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सल प्रोसेस क्यों कहा गया? इट मींस हिंदी में जो स्टूडेंट्स है उसको देखते चलेंगे, सीखना अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी ये सभी मनुष्यों में यानी सभी ह्यूमन बीइंग में होती है। ये ऐसा भी नहीं है, ये एनिमल्स में भी होती है, बर्ड्स में भी होती है। ये इसीलिए इसको यूनिवर्सल प्रोसेस कहा गया। ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी स्पेसिफिक कंट्री के लोग ही पढ़ना, सीखना, समझना जानते हैं। तो ये एक ऐसा नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर या लिविंग थिंग के अंदर, जो कुछ ना कुछ सीखना जानती है। और सबके साथ ये प्रोसेस होता है लर्निंग का, किसी के साथ कम या ज्यादा, जैसे ह्यूमन के साथ ज्यादा होती है और एनिमल के साथ ये थोड़ा सा कम होता है। उसके बाद है लर्निंग इज ए पर्पसफुल एंड गोल डायरेक्टेड। जो हम लोग जिस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं स्कूल के लर्निंग में, मतलब इस क्लासरूम लर्निंग की बात, तो वो पर्पसफुल होगी। हम एक पर्पज के साथ पढ़ेंगे। अगर हम इसको पढ़ रहे हैं तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके एंट्रेंस एग्जाम को फोकस्ड करके पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे लर्निंग जो होगी आपके लिए वो पर्पसफुल भी होगी और गोल ओरिएंटेड भी होगी। इट मीन्स सीखना जो है उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य निर्देशित होता है, यानी ये ऑलरेडी ओरिएंटेड है गोल की तरफ हमारे। उसके बाद आप ये भी कह सकते हैं, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया, कि लर्निंग इज कंसर्न्ड विद द न्यू अरेंजमेंट ऑफ एक्सपीरियंसेस। जो न्यू अरेंजमेंट है, जो नए नए एक्सपीरियंसेस हैं, उसका एक अरेंजमेंट है कि हम हर स्टेज पे नए नई चीज़ों को सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। वो हम बुक से भी पढ़ के जानते हैं, लोगों के एक्सपीरियंस को भी सुन के, कहानियां सुन के, मूवीज देखकर, बहुत अलग अलग तरीकों से एक्सपीरियंस आते हैं। उन्हीं का अरेंजमेंट जो है वो लर्निंग है। ये एक नेचर और कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद लर्निंग इज प्रोडक्ट ऑफ इन्वायरमेंट एंड एक्टिविटी। लर्निंग को सबसे अधिक जो प्रभावित करता है, इफेक्ट डालता है, वो है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के साथ हेरिडिटी, दो टर्म है। हेरिडिटी का मतलब होता है कि जो जेनेटिकली जो चीजें होती हैं वो भी इंपैक्ट डालती हैं, दूसरा इन्वायरमेंट डालता है, यानी जैसा इन्वायरमेंट होगा हम वैसा सीखेंगे। अगर हम अच्छे इन्वायरमेंट में रहेंगे, अच्छे सोसाइटी में रहते हैं, तो हम लोग अच्छी चीज़ें सीखते हैं। वहाँ के जो बच्चे हैं, जैसे जो अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, वो अच्छी पोस्ट पे जाते हैं, अच्छी जॉब उनको मिलती है। एक्टिविटी यहाँ पे इसलिए है कि हमें उसके लिए एक्टिव भी रहना पड़ता है। अगर हमारे पास सब कुछ है, सारे हमारा, आप कह सकते हैं कि अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट भी है, अगर हम एक्टिव नहीं हैं तो लर्निंग नहीं हो पाएगी। उसके बाद है लर्निंग इज नॉट ए रिफ्लेक्स एक्शन या इंस्टिंक्ट्स। लर्निंग कोई रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या है? जैसे अगर अचानक से कुछ हमारे आंखों में आता है तो हमारी आंखें बंद हो जाती हैं इस तरीके से। ये क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन है। ये हमने सीखा नहीं है कि आंख कैसे बंद करते हैं। हम हंसने लगते हैं अचानक से, हमने ये नहीं सीखा है कि हंसते कैसे हैं। तो लर्निंग कोई रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है कि हमें पहले से भी पता है कि ये चीज ऐसे सीखनी है। जैसे हमें ये नहीं पता है कि मैथ्स में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं या बॉडमॉस क्या होता है, जब तक हम इसको पढ़े नहीं कि बॉडमॉस भी कुछ है ऐसा, या सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो ये कोई रिफ्लेक्स ऐसा नहीं है कि जो कोई स्कूल नहीं जाएगा वो भी सीख लेगा और जो स्कूल जाएगा वो तो सीखेगा ही। इट मीन्स इसके लिए उस पर्सन को, उस ह्यूमन को एफर्ट डालना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, उसकी डिजायर होनी चाहिए। इसलिए इसको कोई रिफ्लेक्स एक्शन नहीं कहा जाता है। रिफ्लेक्स एक्शन कई तरीके के होते हैं, जैसे कि हमारे नेचुरल हमारे पास कई रिफ्लेक्स एक्शन है। अगर कुछ भी कोई चीज अगर हमारे तरफ आ रही है, मूविंग ऑब्जेक्ट, हमारा हाथ सडन आ जाता है बीच में, तो ये क्या है? ये रिफ्लेक्स एक्शन है। लेकिन लर्निंग ऐसा नहीं है। उसके बाद टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव थ्रू लर्निंग। जो हमारे अ, आप ऐसे समझ सकते हो कि जो ये प्रोसेस है टीचिंग लर्निंग का, एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में, जो उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं, जैसे हमारे आपके जो हमारे इस प्रोसेस में ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपके अच्छे मार्क्स गेन कराएं, कि आप मनचाहे जगह कॉलेज में एडमिशन ले पाएं, आप टॉप कर पाएं, या आप जल्द से जल्द जॉब ले पाएं। ये सब क्या है? ये सब ऑब्जेक्टिव है।
कि आप अच्छे से समझ पाएँ। तो ये ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव्ड हो पाएगा? थ्रू लर्निंग। जब आप उस चीज़ को सीखेंगे, जब इसको जानेंगे, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जब इसको आप कोरिलेट कर पाएँगे। तो इसका मीन ये हुआ इस नेचर का। नेक्स्ट वन देख लीजिए, लर्निंग हेल्प्स इन प्रॉपर डेवलपमेंट। देखिए, जब जिस भी पर्सन को एजुकेशन नहीं मिली होती है, उसका डेवलपमेंट अच्छे तरीके से नहीं होता है या वे वेल डेवलप्ड पर्सन नहीं कहला पाता है, क्योंकि उसके लिए लर्निंग ज़रूरी है। जब हम अच्छी से अच्छी चीज़ें सीखेंगे, तो हमारा डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। हम अच्छी से अच्छी बुक पढ़ेंगे, तो हमारे वे ऑफ थिंकिंग, क्रिएटिविटी, हमारे थॉट्स उसमें चेंजेस आएँगे। तो इसलिए लर्निंग का एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि ये प्रॉपर डेवलपमेंट में हेल्प करती है। लर्निंग हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स इन लाइफ। हमारे जो लाइफ के गोल हैं उसको भी अचीव करने के लिए लर्निंग इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कहीं-कहीं पे आपको मैं बता दूँ, जब मैं लर्निंग की बात करूँगा तो टीचिंग लर्निंग दोनों आ जाएगा। जैसे लर्निंग इज़ अ चेंज इन बिहेवियर मैंने बताया। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ टीचिंग? तो वहाँ पे लिखा होगा चेंज इन बिहेवियर। इट मीन्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से ही क्या होगा? बिहेवियर में चेंज होगा। एक टीचर जब आपको कुछ पढ़ाएगा, बताएगा, एक्सपीरियंस शेयर करेगा, उससे जब आप चीज़ें एक्वायर करेंगे तो आपके बिहेवियर में चेंज होगा। वहाँ पे भी यही टर्म आएगा, चेंज इन बिहेवियर। आगे क्वेश्चन जब मैं कराऊँगा तो आपको मैं रिकॉल कराऊँगा ये चीज़ें। लर्निंग हेल्प्स इन एडजस्टमेंट। जब हम अच्छे से पढ़े होते हैं, सीखे होते हैं, जानते हैं, तब हम एडजस्टमेंट भी कर पाते हैं अपने एनवायरनमेंट से कि कैसे प्रॉपर एडजस्टमेंट किया जा सकता है। तो इसलिए ये एडजस्टमेंट यानी समायोजन में भी लर्निंग सहायक है। जो लोग अच्छे से चीज़ें जानते रहते हैं, जब उनके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, कोप कर पाते हैं। अदरवाइज़ जो लोग नहीं सीखे रहते हैं, समझे रहते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसको कैसे सॉल्व करना है, तो उनके लिए और भी प्रॉब्लम बढ़ जाती है या फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, इस तरीके की चीज़ें। लर्निंग में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। लर्निंग जो है वो सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक। मतलब हम जब अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे तो हम पॉजिटिव ओर जाएँगे। ठीक है? जब हम बुरी चीज़ें पढ़ेंगे या ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे जो कि मिसकंसेप्शन पढ़ेंगे या फेक या मतलब मैनिपुलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे, तो वो नेगेटिव लर्निंग भी कहलाएगी। इट मीन्स वो गलत डायरेक्शन में है। मतलब जैसे आपको यूट्यूब है, यूट्यूब पे आप अच्छी चीज़ें सर्च करते हैं तो अच्छी चीज़ें आपको दिखेंगी। आप नेगेटिव चीज़ें सर्च करेंगे तो सेम नेगेटिव मिलेगा। तो वो भी जो नेगेटिविटी आप देख रहे हैं, वो भी आपकी लर्निंग ही कहलाएगी। तो लर्निंग ऐसा नहीं कि हमेशा पॉजिटिव ही होगी और हर आदमी हमेशा अच्छी चीज़ें सीखता है। हम लोग बुरी आदतें भी सीखते हैं। एक शॉर्ट टाइम के बाद रियलाइज़ होता है कि वो बुरी आदतें हैं। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। लर्निंग इज़ पर्सनल एंड सोशल बोथ। लर्निंग जो होती है वो पर्सनल भी होती है और सोशल भी होती है, क्योंकि हम सोसाइटी के ही पार्ट होते हैं। तो वो सोसाइटी की चीज़ें या हमारी चीज़ें भी, हमारी जो चीज़ें होती हैं जो हम सीख रहे होते हैं वो हमारी सोसाइटी पे इम्पैक्ट डालती है। अगर आप कोई चीज़ नेगेटिव सीखोगे और उस नेगेटिविटी से हो सकता है आप क्राइम करने लगो, तो वो आप सोसाइटी के लिए भी नुकसान करोगे। तो ये चीज़ें थी, ये 14 पॉइंट जो हैं ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए, विशेषताएं और उसके प्रकृति को समझने के लिए। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे कुछ कर रहे हैं एक्टिविटी, ये फुटबॉल खेल रहा है, ये सब लर्निंग है। यहाँ बच्चा पढ़ रहा है या बैग खोल रहा है, यहाँ पे चेस खेल रहा है, यहाँ पे प्लेन बना रहा है, ये पेंटिंग, ये सब लर्निंग है। ये सब किसी न किसी टाइप की लर्निंग है और ये सब लर्निंग गोल ओरिएंटेड है। जैसे ये म्यूजिक सीखना चाहते हैं बच्चे तो म्यूजिक सीख रहे हैं। तो ये बेसिक सा मीन है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, मोड और इफेक्टिव मेथड ऑफ लर्निंग। एग्जाम में कभी कभी आता है विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ लर्निंग। तो जब आप इन चीजों को जानते रहेंगे तब आप उसका आंसर कर पाएंगे। देखिए, बेसिकली और भी टाइप्स होते हैं लर्निंग के, लेकिन वो मेन जो आप कह सकते हैं कि मेजर 4 टाइप्स हैं। लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। हम बहुत सारी चीजें जो हैं वो चीजों को ऑब्जर्व करके सीखते हैं। जैसे हमें कोई खाना पसंद आता है तो हम उसको टेस्ट करके हम जानते हैं कि अच्छा ये खाना, हम जैसे स्मेल करके समझ जाते हैं कि ये टेस्टी खाना है। बहुत सारी चीजें हम दूसरों को देखते हैं कि अच्छा उन्होंने ये किया, हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कोई चीज हमने देख ली कि ऐसे मैच हो रहा है, ऐसे शॉट खेला जाएगा, ऐसे शॉट मारने पे, जैसे आप क्रिकेट का ले ले एग्जांपल, उससे अच्छा कोई एग्जांपल नहीं हो सकता है। क्रिकेट का अगर एग्जांपल लें तो इसमें क्या है, हम बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करते हैं कि अच्छा ऐसे शॉट मारने पे सिक्स सिक्स जाता है, ऐसे शॉट मारने पे कैच आउट नहीं हो सकते हैं, कुछ इस टाइप का। तो ये क्या है, ऑब्जर्वेशन, यानी हम जो देखते हैं। अब उस चीज को देखकर, सुनकर, समझकर, टच करके, कुछ भी यानी मतलब जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन है उनका यूज करके हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, सोचते हैं। तो वो भी लर्निंग है, एक लर्निंग का मेथड है। छोटे बच्चे जो हैं
वो अपनी मम्मी को टच करके पता चल जाता है, उनको स्मेल करके कि मम्मी, मतलब अगर वो किसी और के गोदी में जाएँगे तो रोने लगते हैं। वो इसीलिए क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन से सीख रहे होते हैं, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, सुनते हैं तो ध्यान से, उनको ये नहीं पता क्या कहा जा रहा है जब तक वो लैंग्वेज को नहीं सीखे रहते हैं, वो ऑब्ज़र्व करते हैं। दूसरा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये स्टूडेंट्स में काफ़ी यूज़ होता है, वो है इमिटेशन यानी अनुकरण द्वारा सीखना। एक लर्निंग में एक और वे है, एक हमने देखा ऑब्जर्व करके हम चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं। जैसे कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, मैं अगर आपको कुछ बता रहा हूँ, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं और एक प्रोसेस चल रहा है, आपका मेंटल प्रोसेस भी चल रहा है, वो दिख नहीं रहा है। इमिटेशन क्या है? नकल करना, सिंपल सा नकल करना। बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे नकलची होते हैं, आप कहते हैं ना, वो आप जो भी करोगे, वो आपको कॉपी करेंगे, कॉपी कैट कहते हैं। तो नकल करना भी सीखने का ही एक वे है। जैसे बच्चों को हम सिखाएँगे तो हम उनको अलग-अलग, जैसे पीटी टीचर होता है तो वो बताता है कि ऐसे हाथ करो, वैसे करो, फिर इस तरीके से, वो अलग-अलग एक्ट बताता है। उसी तरीके से टीचर जब आप बनोगे तो आपको कुछ-कुछ ऐसे क्लासेस होंगे जहाँ पे आपको जो वो, जैसे कोई पोएम पढ़ा रहे हो, मछली जल की रानी है, तो आपको शेप भी हाथ से बनाना पड़ेगा कि ऐसे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, कुछ इस तरीके से। ये क्या है? तो बच्चे उसी को कॉपी करेंगे और उनको वो चीज़ याद हो जाएगी। तो हमें एक लेवल पे स्टूडेंट्स को इमिटेशन के थ्रू भी सिखाना होता है। ये मैं बहुत डिटेल में बता सकता हूँ, लेकिन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ़ आप उसको देखिए। आगे हम लोग जब और चीज़ें, जब आप सेमेस्टर क्लासेस करेंगे तो उसमें मैं बिल्कुल डिटेल से एक-एक पॉइंट को कवर करा दूँगा। लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर मेथड, आपको बता दें हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो हैं गलती करके सीखते हैं। जैसे हमें कुछ नहीं आ रहा है, जैसे साइकिलिंग नहीं आ रही है, आप साइकिलिंग का एग्जांपल ले लीजिए क्योंकि आप सभी लोगों से लाइफ से रिलेटेड है। साइकिलिंग में क्या है कि हमें साइकिलिंग नहीं आती, हम ट्राई करते हैं। बहुत तेज़ चलाते हैं तो गिर जाते हैं, फिर हमें हैंडल नहीं सँभाल पाते हैं, फिर हम नीचे पैडलिंग की तरफ देखते हैं। बाद में धीरे-धीरे, मतलब जब फर्स्ट अटेम्प्ट करेंगे तो एरर्स बहुत ज़्यादा होंगे। एरर्स बहुत ज़्यादा होंगे। एक बार ट्राई करेंगे तो फिर गलतियाँ थोड़ी कम होती-होती एक ऐसा टाइम आएगा, मान लीजिए वो 100वाँ अटेम्प्ट होगा यानी 100th अटेम्प्ट होगा। उस अटेम्प्ट में क्या होगा, एरर्स कम हो जाएँगे और हम सीख जाएँगे किसी चीज़ को। जैसे बाइक चलाना आप फर्स्ट टाइम सीखोगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि किस पैर के नीचे ब्रेकिंग है, किस पैर के नीचे क्लच है, क्लच नहीं कह सकते, आप उसको गियर कह सकते हैं, और किस हाथ में क्लच है और किस हाथ में ब्रेक है। फिर धीरे-धीरे हम उसमें सीखते हैं, एक बार गलती से ये दब जाएगा, फिर गलती करेंगे, फिर सीखेंगे नहीं-नहीं इसको धीरे से प्रेस करना है, नहीं तो एक्सेलेरेटर तेज़ हो जा रहा है। ये सारा जो चीज़ है, ये सब क्या है, हम कैसे सीख रहे हैं बाइक को चलाना? हम ट्रायल एंड एरर मेथड से सीख रहे हैं। ऐसे आप समझ सकते हैं। उसके बाद लर्निंग बाय इनसाइट, एक और तरीका है सीखने का, वो है इनसाइट, लेकिन ये सर्टेन एज के बाद होता है। जब हम मैच्योर हो जाते हैं तो हमारे 18 प्लस आप मान लीजिए, जस्ट एग्ज़ाम्पल ये है। तो हमें क्या होता है, कभी-कभी हम कोई चीज़ सोच रहे होते हैं, अचानक से जैसे होता है ना, आप कहते हो दिमाग की बत्ती जलना, तो वो इनसाइट है, मतलब दिमाग की बत्ती जो जलेगी और उससे हम क्या होगा, अचानक से हमारे, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आप सोचते-सोचते इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, आपके दिमाग में अचानक से आइडिया आया कि हाँ, ये मैं अपने इस फ्रेंड से कह के ये चीज़ मँगवा सकता हूँ, क्योंकि वो वहाँ रहता है। जैसे आपको दिल्ली से बुक मँगवानी है, ठीक है? और आपको कोई जल्दी ही बुक मँगवानी है, तो आप सोच रहे हो कि किससे मँगवाऊँ, ऑर्डर करूँ, ऑर्डर कितने दिन में आएगा? आपको पता चला कि जस्ट नेक्स्ट डे उसका, मतलब आपका कोई फ्रेंड वहाँ से आने वाला है, आपके गाँव, घर साइड, आपने उसको कॉल, मतलब ये सडन आया, मतलब ये चीज़ आप ऐसे कह सकते हो, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है, सडन जब माइंड में आता है, उसी को हम लोग इनसाइट कहते हैं, अंतर्दृष्टि कहते हैं। तो ये 4 जो मेथड है, ये इम्पोर्टेंट मेथड है लर्निंग के लिए। उसके अलावा कुछ ऐसे फैक्टर भी हैं जो कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, आप कह सकते हैं, उस पे इम्पैक्ट डालते हैं। उसके लिए हमारे पास सबसे ज़रूरी है एक क्लासरूम होना। क्लासरूम में एक टीचर यहाँ पढ़ा रहा है, मैं आप लोगों को बना दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? ये ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड मान लीजिए, ये बच्चे बैठे हैं। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, बट मैं आपको समझाने के लिए इतना तो बना ही सकता हूँ कि आप समझ पाएँ। देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बच्चे बैठे हैं, ये पूरा बेंच है इनका, इस तरीके से बच्चे बैठे हैं। अब इसी पिक को आप इमेजिनरी पिक समझ लो, इसी से हम चीज़ों को समझेंगे, जानेंगे। देखिए, अब इसमें क्या-क्या इम्पैक्ट, क्या-क्या इफ़ेक्ट होंगे, जो लर्निंग प्रोसेस होता है, यानी हमारे आपके सीखने में कौन-कौन से चीज़ें जो हैं वो इम्पैक्ट डालती हैं, या कौन-कौन से फैक्टर हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इससे डायरेक्टली आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं।
इसको पहले मेनली इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक जो लर्नर से रिलेटेड फैक्टर होता है, लर्नर मतलब सीखने वाला। सीखने वाला यानी स्टूडेंट। स्टूडेंट जब हम लोग नाम लेते हैं तो थोड़ा-सा स्पेसिफिक हो जाता है। सीखने वाला कोई भी किसी भी ऐज का हो सकता है। दूसरा फैक्टर होगा जो टीचर से रिलेटेड होगा, सिखाने वाले से होगा। तीसरा जो होगा उस सर्टेन एनवायरनमेंट से होगा। अब हम लोग बात करते हैं, ये क्लासरूम है। ये क्लास 8th की आप इमेजिन कर सकते हैं, क्लास 8th, क्योंकि स्कूल लेवल पे ही हमें सीखना होता है। सबसे पहला होता है कि फिजिकल और मेंटल हेल्थ एक लर्नर की अच्छी होनी चाहिए। यानी यहाँ जो बच्चे बैठे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ये फिजिकली और मेंटली इनका हेल्थ अच्छा होना चाहिए। ये अगर हेल्थ उनका अच्छा है, यानी शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, तो वो अच्छे तरीके से सीख पाते हैं। ये बेसिक सी बात है। विल टू लर्न, उनके सीखने की इच्छा भी होनी चाहिए। अगर आप पढ़ना ही नहीं चाहोगे टीचिंग एप्टीट्यूड, तो मैं लाख पढ़ाऊं, यानी कोई भी अगर पढ़ाया आपको पढ़ा ही नहीं सकता। अगर कोई अच्छा से अच्छा टीचर आ जाए, जब तक आप खुद नहीं पढ़ना चाहोगे। तो इंटरेस्ट कह लो, इंटरेस्ट या विल टू लर्न, ये दोनों टर्म यूज हो सकता है। वो काफी इंपॉर्टेंट है एक स्टूडेंट के लिए, एक पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए। आप लोग हमें इसलिए देख पा रहे हो, आप लोग इस क्लास को इसलिए देख रहे हो क्योंकि आपका कहीं ना कहीं थोड़ा ही होगा, लेकिन इंटरेस्ट जरूर है कि व्हाट इज लर्निंग। मोटिवेशन एंड रेडीनेस, आपके अंदर एक अभिप्रेरणा यानी एक मोटिवेशन होना चाहिए कि हाँ, ये मैं सीख लूंगा तो मैं अच्छा करूंगा, या मुझे ये सीखना चाहिए। एक आप कह सकते इंटरनल मोटिवेशन होता है, जो कि हमें किसी भी चीज को सीखने के लिए पुश करता है, वो भी होना चाहिए। रेडीनेस होनी चाहिए स्टूडेंट के अंदर सीखने के लिए, यानी पढ़ने के लिए। अगर इस क्लासरूम में टीचर कुछ भी पढ़ा रहा है, तो अगर स्टूडेंट तैयार नहीं है, इट मीन्स वो रेडी नहीं है पढ़ने के लिए, तो रेडीनेस यानी तत्परता होनी चाहिए कि उसके बताते ही वो रिस्पॉन्स करे। अगर वो टीचर कोई क्वेश्चन कर रहा है तो जस्ट तुरंत वो आंसर करे, विद इन सेकेंड रिप्लाई करे, तो ये रेडीनेस है। जब ये चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो इससे आप पता चलता है कि आप एक अच्छे टीचर हैं। और जब ये एक स्टूडेंट फॉलो कर लेता है, जैसे हम भी स्टूडेंट हैं एक शॉर्ट टाइम के लिए, आप स्टूडेंट हो, आप फ्यूचर में टीचर बनोगे, तो इन चीजों को जानते रहोगे कि ये चीजें इंपैक्ट डालती हैं, तभी आप देख पाओगे कि बच्चों को कैसे कम टाइम में या इस स्पेसिफिक टाइम में ज्यादा सिखाया जा सकता है। चौथा जो पॉइंट है वो है इंटेलिजेंस और मैच्योरिटी से। बच्चों का मेंटल लेवल अच्छा होगा तो वो जल्दी सीखेंगे। कभी कभी होता है बैकग्राउंड से, उनके इन्वायरमेंट से उनका जो मेंटल लेवल होता है वो कम और ज्यादा होता है, क्योंकि ये इंडिविजुअल डिफरेंसेज है। दो पर्सन अगर हैं तो उनमें जरूरी नहीं है कि उनका मेंटल लेवल सेम हो। तो ये भी एक फैक्टर है जो कि इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस यानी इस क्लासरूम टीचिंग को इम्पैक्ट कर रहा है और इफेक्ट डाल रहा है। ठीक है। मैच्योरिटी भी है। मैच्योरिटी का मतलब है कि परिपक्वता, चीजों को समझने की क्षमता, चीजों को जानने की क्षमता। और ये मैच्योरिटी यहाँ पे नहीं, आगे हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे कि मैच्योरिटी है क्या। बस यहाँ पे आप जान लीजिए कि वो जब कैपेबल हो, उसका मेंटल लेवल जब मतलब आप समझ लो कि मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग जब पढ़ाया जाए, तब वो और अच्छे से सीख पाएगा। ये थे लर्नर से रिलेटेड फैक्टर। टीचर से रिलेटेड फैक्टर क्या है? नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। एक टीचर को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस तभी इम्पैक्टफुल इफेक्टिव होगा जब एक टीचर को, जो ये टीचर ये पढ़ा रहा है, इसको इस सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज हो। अगर नॉलेज ही नहीं होगी तो उसके बाद वो कितना हूँ पढ़ाने की इच्छा हो, उसकी लैंग्वेज अच्छी हो, वो नहीं पढ़ा सकता है। अगर आपसे कोई कहा जाए सर्टेन कि आप बायोलॉजी पढ़ाओ, और आपने बायोलॉजी कभी नहीं पढ़ाया है, तो आप नहीं पढ़ा सकते हो, क्योंकि आपको उस सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है। अगर नॉलेज रहेगा तभी आप पढ़ा सकते हो। तो पहला फैक्टर है नॉलेज ऑफ दैट सब्जेक्ट या द सब्जेक्ट। दूसरा है विल टू टीच। एक टीचर तभी अच्छा पढ़ा सकता है जब उसकी इच्छा हो, इंटरेस्ट हो पढ़ाने में। एक अच्छा टीचर तभी टीचर बन सकता है जब उसके पास सब्जेक्ट की नॉलेज हो। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वो उसके अंदर इंटरेस्ट हो पढ़ाने का। पढ़ाने का इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो कहेगा कि क्या ही पढ़ाना, पढ़ लो अपने से, ऐसे सुने होंगे आप। तो ये क्या है? ये फैक्टर है जो कि ऑब्स्टेकल है इस प्रोसेस में, इस क्लासरूम टीचिंग में। उसके बाद टीचर्स की पर्सनालिटी और बिहेवियर बहुत ही इंपैक्ट डालता है एक क्लासरूम टीचिंग में। यानी क्लासरूम में जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रहा होता है, तो वहां पे टीचर का बिहेवियर जो है वो बच्चों को मोटिवेट भी करता है, डिमोटिवेट भी कर सकता है। उनके बिहेवियर से बच्चे और सीख सकते हैं या बच्चे सीखना भी बंद कर सकते हैं। तो ये दोनों जो मतलब ये टर्म है, इसको याद रखिएगा, पर्सनालिटी ऑफ टीचर एंड बिहेवियर ऑफ टीचर। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर में आते हैं। वही मेथड ऑफ टीचिंग,
टीचर किस मेथड से पढ़ा रहा है, टीचर अगर गा के बता रहा है, सुना के या दिखा के या मूवी दिखा के या इमेजेस दिखा के पढ़ा रहा है, तो वो इंटरेस्टिंग टीचिंग होगी। तो मेथड ऑफ टीचिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और टीचिंग स्किल ऑफ टीचर, कि उस टीचर की टीचिंग स्किल क्या है, वो क्या अपने नए-नए चेंजेस ला पा रहा है या नए-नए तरीके से पढ़ा पा रहा है, तो वो काफ़ी इम्पैक्ट डालते हैं इस प्रोसेस में, और ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है टीचर से रिलेटेड। लेकिन इम्पॉर्टेंट के जो हमने 3-4 बताए उसको आप ज़रूर याद रखिएगा। उसके बाद बात आती है फैक्टर्स रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से रिलेटेड वो क्या-क्या फैक्टर हैं उसको जान लीजिए। पहला है फिजिकल एनवायरनमेंट। अगर ये क्लासरूम है, क्लासरूम में अगर अच्छी बेंच नहीं है, डेस्क नहीं है, अगर वहाँ पे फैन नहीं है, अगर गर्मी का टाइम है फैन नहीं है, तो ये सब क्या है, इसकी वजह से वहाँ पे अच्छे तरीके से ये प्रोसेस यानी टीचिंग नहीं हो पाएगी, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस नहीं कंप्लीट हो पाएगा। तो फिजिकल एनवायरनमेंट का होना ज़रूरी है वहाँ पे। मतलब आप प्योर एयर या नेचुरल एयर का होना ज़रूरी है। वहाँ पे शांत वातावरण, अभी आगे हम लोग देखेंगे, जैसे नेचुरल एनवायरनमेंट की जब बात करेंगे, फिजिकल और नेचुरल एनवायरनमेंट, तो नेचुरल एनवायरनमेंट में ये हो जाएगा कि ना ज़्यादा गर्मी हो, ना ज़्यादा, अगर एक ज़रूरत से ज़्यादा ठंडी होगी तो वहाँ पे बच्चों का पढ़ना और टीचर का पढ़ाना मुश्किल होगा, ये आप सभी लोग जानते हैं। फ्रीडम एंड सेल्फ डिसिप्लिन, बच्चों में फ्रीडम होना चाहिए कि वो टीचर से हेजिटेट ना करें, टीचर से डरे नहीं। साथ ही साथ उनमें अनुशासन यानी डिसिप्लिन भी होना चाहिए। अगर एक वेल डिसिप्लिन स्टूडेंट है तो वो चीज़ों को और अच्छे से समझता है। उसके बाद लर्निंग मटेरियल्स और फैसिलिटी भी होनी चाहिए जो कि फिजिकल इन्वायरमेंट में ही आ जाएगी। जैसे मैंने बताया, उनके पास प्रॉपर बुक्स हो, उनके पास प्रॉपर डेस्क हो, उनके पास बैग हो, उनके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, फंडामेंटल रिसोर्सेज हैं टीचिंग के, वो अवेलेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर उनके पास पेन कॉपी नहीं है और आप सब कुछ ट्राई कर लिए, आप पढ़ाने में भी अच्छे हो, तो वो आप कैसे पढ़ा सकते हो जब उनकी बेसिक नीड ही कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, तो ये थे फैक्टर से रिलेटेड। इनको याद रखिएगा, आगे मैं आप लोगों को कई बार रिकॉल कराऊंगा। लास्ट में जो पॉइंट है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अधिगम का स्थानांतरण। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग नाम से लग रहा होगा, ट्रांसफर का मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजना। जैसे कोई प्लेस से अगर कोई चीज दूसरे प्लेस तक जाती है, दूसरे स्थान तक जाती है, तो हम उसको ट्रांसफर कहते हैं इजिली। लेकिन एक टर्म आता है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, द पार्शियल और टोटल नॉलेज एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, स्किल, हैबिट, एटीट्यूड्स फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर सिचुएशन। हम जो भी क्लासरूम में सीखे हैं, जैसे आप अगर आज इस क्लास को आप देख रहे हैं, यहां तक देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और आप कहीं पढ़ाते भी हो, अगर सपोज दैट आप अच्छी अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ाना स्टार्ट भी कर दें आप लोग, और आप वहां पे पढ़ाने जा रहे हैं और मेरे द्वारा बताई गई जो भी चीजें हैं, मैंने जो भी चीजें एक्सप्लेन की, अगर उनमें से आप कुछ भी वहां पे फॉलो कर रहे हैं, उसका एप्लीकेशन यानी यूज कर रहे हैं, तो वो क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हुआ। इट मीन्स आपने क्लास में जो सीखा और आप जहां पे पढ़ा रहे हैं एक्चुअल में, वहां पे जाकर आपने उन चीजों को अप्लाई किया, अपने बिहेवियर में चेंजेस लाया, आपने अपने एटीट्यूड में चेंज लाया, और आपने लर्नर जो सीखने वाला है उसके कैरेक्टरिस्टिक को और देखा, वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। कि जैसे हम कोई भी चीज अपने क्लासरूम में सीखी हुई, कोई मोटिवेशन या कोई स्टोरी, कोई भी ऐसी चीज हम सीखते हैं और उसका जाकर हम घर पे या कहीं पे भी उसको अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, वो ट्रांसफर कहलाता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ट्रांसफर का मतलब है एक्ट ऑफ मूविंग समथिंग टू अनदर प्लेस, जैसा मैंने बताया, प्लस लर्निंग। लर्निंग का मैंने आपको बता दिया, एक्ट ऑफ गेनिंग नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस, सब कुछ हो सकता है इसमें, और इनको मिलाकर बनता है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि कई टाइप्स है, लेकिन मेनली बेसिकली 3 टाइप आपके एग्जाम में आते हैं और आपके सिलेबस में है। वो है तीनों टाइप में, पॉजिटिव ट्रांसफर, नेगेटिव ट्रांसफर और जीरो या न्यूट्रल ट्रांसफर। अब ये क्या है इसको जान लीजिए। हिंदी में इसको कहते हैं सकारात्मक स्थानांतरण, दूसरा है नकारात्मक स्थानांतरण, तीसरा है शून्य स्थानांतरण। तो ये तीनों स्थानांतरण जो है उसको जान लीजिए। जैसे मैंने बताया कि जब हम कोई भी सीखी हुई चीज को एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में यूज करते हैं, ऐसा नहीं ना कि आज आप ये सीख रहे हैं और इसका काम सिर्फ आपके एंट्रेंस एग्जाम तक ही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप फ्यूचर में कहीं भी पढ़ाएंगे तो आपको मेरी ये बात जरूर याद आएगी, किसी न किसी सर्टेन पॉइंट पे याद आएगी। वो क्यों याद आएगी, क्योंकि आपने सीखा है, और हम जो भी अपनी नॉलेज सीखे रहते हैं उसका यूज जब हम जाकर करेंगे, उसको हम अप्लाई करेंगे, तो वही ट्रांसफर कहलाएगा। तो पॉजिटिव ट्रांसफर क्या है, जैसे देखिए एग्जांपल्स के थ्रू हम समझ लेते हैं। जैसे आपने मैथ्स पढ़ा, मैथ्स में आपने ढेर सारे जो मैथमेटिकल्स ऑपरेशंस हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई,
डिवाइड, डिवीजन, ये सारी चीजें पढ़ी हैं आपने, सीरीज पढ़ा आपने, टेबल याद कर लिए, मैथ्स में याद कर लिए। अब आप देखते हैं फ्यूचर में जब कंपटीशन एग्जाम्स चल रहे हैं तो इसमें आपको रीजनिंग का पोर्शन आ रहा है और आपको वही मैथ्स की नॉलेज रीजनिंग में भी यूज हो रही है। उसी मैथ्स की नॉलेज आप फिजिक्स के कुछ ऐसे जैसे लॉ ऑफ मोशन में यूज कर रहे हैं, तो वो क्या है, पॉजिटिव लर्निंग है। इट मींस कि आपने किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में पढ़ी हुई चीजों को आपने अप्लाई किया दूसरे में, या वो आपके यूजफुल हैं दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी, तो वो क्या हो जाएगा, उसको पॉजिटिव लर्निंग कहते हैं। ये किसी भी तरीके से, जैसे आप एक और एग्जांपल आप जान लीजिए, जैसे आपने बाइक सीखी, सॉरी, आपने साइकिल सीखी, हम लोग स्टार्टिंग में साइकिल के एग्जांपल लिए थे। साइकिल सीख ली, साइकिल के बाद आप जब बाइक सीखेंगे तो आपको कंट्रोलिंग में हेल्प तो मिलेगी ही, और ऑब्वियस सी बात है मिलती है। जब हम साइकिल चलाना अच्छे से सीख जाते हैं तो बाइक चलाना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो इस तरीके से जो हमारी नॉलेज थी साइकिल चलाने को लेकर, वो बाइक पे भी यूज हो रही है, तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव लर्निंग। इट मींस सकारात्मक, या आप इसको धनात्मक कहते हैं हिंदी में, धनात्मक स्थानांतरण। ये हमारा एग्जाम्पल हुआ पहले का। दूसरा है नकारात्मक ट्रांसफर, यानी नेगेटिव ट्रांसफर। फिर क्या है नेगेटिव ट्रांसफर? ये है कि जब हम कोई चीज पढ़ते हैं और उसकी वजह से हमें किसी और सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होती है। जैसे टाइप्स ऑफ जेंडर आपने पढ़ा संस्कृत में, हिंदी में पढ़ा, हिंदी में या इंग्लिश में आपने पढ़ा कि इसमें जो जेंडर होते हैं, टाइप्स ऑफ, वो दो ही होते हैं। आप मैस्कुलिन और फेमिनिन, या आप पुलिंग में, आप सभी लोगों को पता है। और जब आप संस्कृत में पढ़ते हैं तो तीन हो जाते हैं, तो ये तीन तरीके के जेंडर हो जाते हैं, तो आप कंफ्यूज होते हो। यानी यहां नहीं समझ में आया सब्जेक्ट पे, तो एक और मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लीजिए एक प्लेयर है, प्लेयर ए, ये हॉकी का प्लेयर था, HOCKEY, ठीक है। अब ये हॉकी खेलते खेलते इसको क्रिकेट सीखनी पड़ी या सीखना चाहता है, तो आपको क्या लग रहा है वो इजिली सीख पाएगा? नहीं। उसके जो उसका पास्ट एक्सपीरियंस है, उसके नए एक्सपीरियंस को इंपैक्ट करेगा, ऑब्स्टेकल बनेगा, यानी हिंड्रेंस वो प्रोड्यूस करेगा, डेवलप करेगा। कैसे? जब वो हॉकी खेलता था तो उसके अलग शॉट्स हैं, उसमें रन करके खेलना है, लेकिन क्रिकेट में एक जगह स्टेबल होकर खेलना है, तो वो जो प्रीवियस उसकी नॉलेज है उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम आएगी। आप ये एग्जांपल ऐसे भी जान सकते हैं, इसको ऐसे भी समझ लीजिए कि जब हम किसी ऐसे सब्जेक्ट का कोई चीज ऐसी पढ़ लेते हैं, फिर हम उसको कहीं और यूज करते हैं, तो हमारा जो प्रीवियस नॉलेज है वो उस पर इंपैक्ट डालता है कि हमने तो उस सब्जेक्ट में पढ़ा था कि ये 5 टाइप के होते हैं, इसमें 4 टाइप बता रहा है। तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जा रहा है और उस चेंज से हमें कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, या हम उसको सही समझ नहीं पा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे आप बाइक चलाना सीख गए, अब आपको कार चलानी है, कार, तो एक्सीलेटर अभी तक बाइक में या स्कूटी में आप हाथ से लेते थे, कार जब चलाएंगे तो आप वहां पे आपको पैर से ही एक्सीलेटर लेना होगा। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी आपको कि आपका हाथ बार बार उस एक्सीलेटर के लिए, मींस स्टीयरिंग पे आप हाथ ऐसे करोगे, वो क्या कहलाएगा, वो नेगेटिव ट्रांसफर कहलाएगा। इट मीन जिसकी जरूरत नहीं है और जिसकी वजह से आप उस चीज को जल्दी से नहीं सीख पा रहे हो, ये ध्यान रखना। एक जीरो ट्रांसफर होता है, इसका मतलब जिसका कि कोई रिलेशन नहीं होता, ये बाद में टर्म आया। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, हिस्ट्री के साथ आप स्विमिंग सीख रहे हो, तो इनमें कोई ऐसा नहीं है कि मतलब आप हिस्ट्री पढ़ने से आप स्विमिंग नहीं सीख सकते हो। इसको कहा जाएगा जीरो ट्रांसफर, यानी ना कोई रिलेशन है ना ही कोई इससे ऑब्जेक्शन है, तो ये क्या हो गया, जीरो ट्रांसफर। लेकिन अगर आप सीख कोई चीज पास्ट एक्सपीरियंस से अगर आपको प्रेजेंट में कोई फायदा मिल रहा है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। पास्ट एक्सपीरियंस से अगर आपको कोई, जैसे आप मान लो आपके एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैथ्स में अच्छे मार्क्स आते हैं और मैथ्स की वजह से आपने फिजिक्स में ले लिया, फिजिक्स में भी अच्छे मार्क्स आने लगे, तो ये कहलाएगा पॉजिटिव ट्रांसफर। आपने मैथ्स में अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, फिर भी आपने ले लिया फिजिक्स, या ले लिया होगा या पढ़ा होगा, तो उसमें भी कम मार्क्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो प्रॉब्लम थी उसकी वजह से और प्रॉब्लम आने लगी, तो वो नेगेटिव ट्रांसफर हो जाता है। यानी कि कोई नया सब्जेक्ट सीखने में जो हमने प्रीवियस नॉलेज ली है उससे थोड़ी प्रॉब्लम आती है या वो थोड़ा इफेक्ट डालता है, तो वो नेगेटिव ट्रांसफर कहलाता है। आज की इस क्लास में आप सभी लोगों ने देखा, हम लोगों ने ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस में हम लोगों ने देखा, जो कि ये दोनों लर्नर और टीचर के जो फैक्टर हैं ये काफी इंपॉर्टेंट हैं। इसमें इंटरेस्ट, टीचिंग इंटरेस्ट होना काफी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता चुका। उसके बाद हमने मोड देखा, कितने मोड में हम सीखते हैं चीजों को बेसिकली। उसके बाद
हम लोगों ने देखा कि नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, इनसाइट में रियलाइजेशन भी आ जाता है, जैसे हमें कोई चीज़ रियलाइज होती है कि नहीं वो चीज़ नहीं करना चाहिए था। वो भी इनसाइट यानी लर्निंग बाय इनसाइट का एग्जाम्पल हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने ऊपर देखा डेफिनेशन ऑफ लर्निंग, और उस स्टार्टिंग में हमने देखा था मीनिंग ऑफ लर्निंग यानी अधिगम का अर्थ। आई होप आज की ये लर्निंग की क्लास से कम आप लोगों का जो अभी लर्निंग को लेकर जो आप सोच रहे थे, जो पॉइंट ऑफ व्यू था कि लर्निंग क्या है, एक सिंपल टर्म है सीखना, सीखने का मतलब कुछ भी सीखना, उसको आप डिटेल में अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आप जान गए होंगे, और फ्यूचर में जब आप टीचर बनेंगे तो इन चीज़ों का अप्लाई ज़रूर करेंगे। तो आज की इस क्लास में यहीं तक रखते हैं। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो किसी कंसेप्ट, किसी भी स्टेटमेंट, किसी भी डेफिनेशन या किसी टर्म को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसकी पीडीएफ जो है हमारे पेड स्टूडेंट्स को ग्रुप में मिल जाएगी, और वो इसके थ्रू रिवाइज भी कर पाएंगे, हालांकि आप लोग नोट्स भी बनाते रहें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।